Hello class 10 students. Today we will discuss the topic the age of industrialization, and here we will study the concept the factories came up, or here where we have left the topic, that is capital was accumulated through other trade networks. Some merchants from Madras traded with Burma while others had links with the Middle East and the East Africa. There were yet another commercial groups, but they were not directly involved in external trade. They opened within India, carrying goods from one place to another, banking money, transferring funds between the cities, and financing traders. When opportunities of investment in industries, they opened up, many of them set up factories. So here we are discussing the concept of factories, how factories come up. When capital was accumulated, जब उनके पास money मतलब इकट्ठी हो गई, तो through the different networks कईयों ने जो some merchants, कुछ व्यापारी जो मद्रास से थे, उन्होंने बर्मा या ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड करके और उन्होंने काफ़ी मनी कलेक्ट कर ली. तो उसके बाद they were directly involved in external trade. They operated within India, carrying goods from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह तक उन्होंने सामान को ले जाना शुरू किया. They operated within India. एक इंडिया में भी काम करने लगे, and they even from one place to another, banking money ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज, शहरों के बीच में फंड्स के ट्रांसफ़र करने लगे, और फाइनेंशियल ट्रेडर्स को भी जो फाइनेंस उनको प्रोवाइड करते थे. जब अवसर आया उन इन्वेस्टमेंट का, तो देन उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज ओपन अप की और फैक्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की. एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर Indian trade tightened, the space within which Indian merchants could function become increasingly limited. जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडिया ट्रेड, भारत का जो ट्रेड था उस पर कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश का जो कंट्रोल था वो टाइट हो गया, मतलब और ज़्यादा वो कंट्रोल उन्होंने शुरू कर दिया. तो इंडियन जो मर्चेंट्स थे, भारतीय व्यापारी थे, वो उनका जो स्पेस था जहाँ पर वो व्यापार कर सकते वो लिमिटेड हो गया था. दे वर barred from trading with Europe in the manufactured goods and had to export mostly raw materials and food grains, raw cotton, opium, wheat and indigo required by the British. They were also gradually edged out of the shipping business. तो उनको धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस से बाहर करना शुरू कर दिया. उनका जो एरिया था वो लिमिटेड कर दिया उन्होंने, और उनको यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने से उनको रोक दिया गया. सिर्फ गेहूं और नील और कॉटन और ओपियम की ही वो खेती की वो सप्लाई कर सकते थे, एंड दैट वर वो भी सिर्फ जो ब्रिटिशर्स को उनकी ज़रूरत थी इसलिए. तो दे वर ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस जो थी. शिपिंग जो शिप से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रॉ मटेरियल्स को लेके जाते थे, उसमें से भी उनका एकाधिकार खत्म कर दिया. टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट they controlled a large sector of Indian industries. Three of the biggest comes from the Bird, Hegglers and Company, Andrew Hule and Jardine Skinner and Company. These agencies mobilized capital, set up joint stock companies and managed them. In most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all the investments and the business decisions. The European merchants, industrialists had their own chamber of commerce with Indian businessmen were not allowed to join. जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत तब तक यूरोपियन जो एजेंसीज थी वो मैनेज करी थी ट्रेड में. उन्होंने ज़्यादातर जो सेक्टर था इंडियन इंडस्ट्रीज का वो अपने कंट्रोल में कर लिया. ये 3 नेम्स है, बर्ड एंड एंड्री हुले एंड स्किनर. ये एजेंसी जो थी ये कैपिटल को मोबिलाइज कर रही थी, मतलब
उसको कंट्रोल कर रही थी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज उन्होंने स्थापित की, उनको मैनेज करने लग पड़े। और जो भारतीय फाइनेंसर्स थे, जो मनी प्रोवाइड कर रहे थे, they were provided the capital, उनको कैपिटल मनी प्रोवाइडेड की गई। जबकि यूरोपियन एजेंसीज जो थी सारी इन्वेस्टमेंट वही करती थी, और साथ में बिजनेस के जो निर्णय थे वो भी सिर्फ यूरोपियन कंपनीज ही ले सकती थी। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनका अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, वो डिसीजंस लेते थे, और इंडियन बिजनेसमैन को वहाँ पर अलाउड नहीं था। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर विद द expansions of the factories. This demand increased. In 1901, there were 5,84,000 workers in Indian factories. By 1946, the number was over 24,36,000. Where did the workers come from? In most industrial regions, the workers came from the districts around. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज को जो कारखाने थे उनमें वर्कर्स की जरूरत थी, काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। जब फैक्ट्रीज एक्सपैंड हुई और बढ़ने लगी तो जो ये डिमांड थी ये काफ़ी बढ़ गई। और इन 1901 देवर इतने मतलब ब्लैक वर्कर्स थे, और उनका 1946 तक नंबर काफ़ी इंक्रीज हो गया। और इनमें जो ये वर्कर्स थे कहाँ से आते थे? ये जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, गांव थे, शहर थे, वहाँ से वो वर्कर्स उनको वर्क करने के लिए आते थे। पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, किसान, छोटे किसान और जो कार्य करने वाले, आर्टिफैक्ट्स वगैरह का जो काम करने वाले थे, who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. Over 50% workers in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring districts of रत्नागिरी जो आसपास का इलाका था, नेबरिंग पड़ोस का जो गांव था, डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से 1911 में बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करने के लोग हैं। while the mills of कानपुर got most of their textile hands from the villages within the districts in कानपुर में जो मिल्स की स्थापना हुई, वहाँ पर आसपास के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से उनको सप्लाई हो रही थी वर्कर्स की। मोस्ट ऑफन मिल्स वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड सिटीज, returning to their village homes during harvest and festivals. जब फसलों की कटाई का समय हो जाता या फिर त्योहारों का समय में वो वापस अपने शहर चले जाते। Over time, as news of employment spreads, workers traveled great distance in the hope of work in the mills from the United Provinces. They went to the work in the textile mills of Bombay और कलकत्ता की कपड़ा उद्योग की जो कारखाने थे, वहाँ पर भी लोग काम करने के लिए वो शिफ्ट होने लगे। Getting jobs was very difficult when mills multiplied and the demand for workers increased. जब काम मिलना बहुत मुश्किल था, जब मिल्स काफ़ी बढ़ गई और मिल्स काफ़ी एस्टेब्लिश होने लगी और डिमांड जो थी वर्कर की, उनकी मांग जो थी वो मजदूरों की वो बढ़ने लगी। The numbers seeking work were always more than the jobs available. Entry into the mill was restricted. Industrialists usually employed a jobber to get new recruits. Very often, the jobber was an old and trusted worker. He got people from the village, ensuring them jobs, helped them settle in the city, and provided them money in times of crisis. The jobber therefore became a person with more authority and power. He began demanding money and gifts for his favor and controlling the lives of workers. जो जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और जॉब्स कम थी और लोग जो थे पीपल ज़्यादा थे, तो ऑफन ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक पर्सन को रिक्रूट करते थे, जो उसका नाम उसको जॉबर बोलते थे, कि वो रिक्रूट करते थे, उसको भर्ती करते थे। उसका यही काम होता था कि वो नए नए जो वर्कर्स हैं उनको रिक्रूट करे, भर्ती करे। और ये जॉबर जो थे जो रिक्रूट करते थे वो ही वाज ओल्ड एंड ट्रस्टेड, जो जिस पर भरोसा किया जाता था, पुराना मुलाजिम होता था, उनका अपना ही वर्कर होता था। और धीरे धीरे ये जॉबर्स जो थे अपने गांव से लोगों को ला करके यहाँ पर वर्कर्स को भर्ती करने लगे। दे आल्सो डिमांड, उनको वो गिफ्ट्स की डिमांड करते थे, फेवर की डिमांड करते थे और
जो वर्कर की लाइफ्स को, ज़िंदगी को भी कंट्रोल करते थे। और ये जो जॉबर्स थे ये वर्कर्स को सिटीज़ में सेटल होने में हेल्प करते थे, और उनको मुश्किल के समय में, क्राइसिस के समय में दे गिव देम मनी आल्सो। तो हियर